आप लोगों को सभी को पता है कि जैसे कि हमारे एसएससी के जो एग्जाम्स है वो यहाँ पे चल रहे हैं और एनालिसिस जो है हमारे द्वारा यहाँ पे डाला जा रहा है, ठीक है। हालांकि सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि सर ये जो क्वेश्चंस है ना वो एनालिसिस में नहीं यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम आपको एक चीज़ यहाँ पे बताते हुए चलते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है वो आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जरूरी भी हैं। तो सभी लोग पहले तो जल्दी से अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए, अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं करा है तो जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे और क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है निकालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में। तो सभी लोग यहाँ पे क्लास को शेयर करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कितने प्रतिशत होगा। देखो एक बात को बड़े ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है ना बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है ये भी हम आपको बताते हुए चलते हैं। भाई देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, एक कोई वस्तु उसका जो क्रय मूल्य है ना उसी वस्तु के विक्रय मूल्य से 40% हो, उसके वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसका क्या हो यहाँ पे 40% हो, तो जरा ये बताओ कि उस विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत आपका होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा। भाई सीधी सीधी बात है कि जो चीज़ हमें नहीं पता होती वो हमारी कितनी रहती है, तो वो हमारी यहाँ पे एक्स रहती है, ठीक है। विक्रय मूल्य का यहाँ पे 40% है तो हमारा कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का हमारा यहाँ पर हो जाएगा 40% हो जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे जरा यहाँ तक। कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए हैं। आपको परसेंटेज जो है वो आपको बताना है कि विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत होगा। अब देखो परसेंटेज निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला आप लोग को सभी को पता होगा कि जो हमारा परसेंटेज है वो हमारा कैसे निकाला जाता है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है कि विक्रय मूल्य, ठीक है, बटा क्या हो जाता है आपका क्रय मूल्य मल्टीप्लाई में आपका हो जाता है 100। तो ये क्या हो जाता है आपका परसेंटेज निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है। ये बात आपको सभी को क्लियर होगी कि सर बिल्कुल सही बात है, परसेंटेज निकालने का जो है वो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना कि ये जो x इंटू आपके सामने कितना लिखा हुआ है 40 बटा आपके सामने 100 लिखा है ना, तो यहाँ पे देखो एक जीरो से एक जीरो आपका कट हो जाएगा और कितना इसको लिखेंगे 0.4x जो है वो आपका लिखा जाएगा कि नहीं। कहेंगे सर बिल्कुल हमारे लिखा जाएगा। तो x अपॉन कितना हो जाएगा 0.4x इंटू हमारे पास रहेगा 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है और परसेंटेज आपके सामने कितना निकलेगा तो कहेंगे सर 250% जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है वो हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताओ जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ना 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि भाई लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दिया गया है। लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है ना 1 मीटर दे रखा है और दूसरी जगह जो है वो आपको 50 मीटर दे रखे हैं, 50 सेंटीमीटर दे रखे हैं। अब एक चीज जरा हमको बताओ कि अगर 50 सेंटीमीटर से आप 1 मीटर तक जाओगे, ठीक है ना, छोटे से अगर आप बड़े में जाओगे तो क्या होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि सर अगर हम छोटे से बड़े में जाएंगे ना तो हमें पता है कि जो हमारा वैल्यू जो दे रखे हैं ना वो वैल्यू जो है वो आपका बढ़ जाएगा। अब एक चीज हमको जरा ये बताइएगा, कॉमन सेंस वाला बात है कि कहीं पर हम आपको 50 मीटर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, और उसी के सामने हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, उसी के सामने हम 1 मीटर लिखे हैं। हमने आपसे ये बोला कि इस 50 सेंटीमीटर को 1 मीटर तक कैसे ले जाएंगे। भाई आप बोलोगे सर छोटे से बड़े में नहीं जाया जा सकता है, लेकिन 1 मीटर में हमारा क्या होता है, तो 1 मीटर में हमारे सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप लोग सभी लोग को पता होगा कि सर 1 मीटर के अंदर जो है ना वो हमारा कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर के अंदर हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है और हमें यहाँ तक क्लियर भी है कि 1 मीटर में हमारा कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब जरा ये बताओ कि चौड़ाई हमको कितना दे रखा है, कि सर जो हमें यहाँ पे चौड़ाई दे रखा है ना वो हमको यहाँ पर कितना दिया है, तो चौड़ाई जो है वो आपको यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना, क्या दे रखा है 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो आपको लंबाई दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो 100 सेंटीमीटर जो है वो आपको यहाँ पे लंबाई दे रखा है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे कि सर जो चौड़ाई है वो हमारा 50 सेंटीमीटर है और जो लंबाई है वो हमारा यहाँ पर कितना हो जाता है, तो लंबाई जो है वो हमारा 100 सेंटीमीटर है। समझे कि नहीं समझे। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई आयत का जो एरिया होता है इस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि सर लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे बोलेंगे क्या हो जाएगा कि सर लंबाई गुणा हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई जो है इसका फॉर्मूला होगा। तो 100 जमा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जरा ये बताइए। कहेंगे सर बिल्कुल यही होगा। और कितना आंसर हमारा निकल आएगा कि सर 5000 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए। कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए कि सर 5000 वर्ग सेंटीमीटर जो है ना वो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा यहाँ तक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है कि 450 सेबों में से 30% जो है वो आपके सड़े निकल जाते हैं, तो सही हालत में जो कितने सेब हैं जरा ये बताइए। देखो एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ना, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ देखकर ही लगा सकते हो, ठीक है। आपको तो यहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं होगा कि आप किसी भी यहाँ पे सॉल्यूशन को लगाओ या फिर सॉल्यूशन का यहाँ पे यूज करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस वाकई में आप जो है उसको देख के जो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अब देखो आपके सामने बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि 450 सेबों में से 30% जो है ना वो आपका सड़ा हुआ है, ठीक है। 450 टोटल के हैं आपके सेब हैं, उसमें से 30% जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पे सड़े हुए हो जाते हैं। और सही हालत के कितने सेब हैं। अब एक बात को बड़े ध्यान से समझना, आपको कईयों बार हमने ये चीज़ बताया है, अगर आपने हमारा क्लासेस देखा होगा तो उसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि भाई कोई भी नंबर जो है ना वो अपने आप में पूरा का पूरा क्या होता है, 100% होता है। अगर यहाँ पे 450 लिखा है ना, देखो एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 450 लिखा है। ये जो 450 है ना, ये अपने आप में आपको क्या दे रखा है, तो ये अपने आप में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे 100% दे रखा है, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा आपका 100% हो जाता है। अब आपसे एक व्यक्ति ये बोलता है कि इसमें से 30% जो है ना आपका, जो 30% यहाँ पर सेब है वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पे सड़ा हुआ सेब हो जाता है। एक बात को बड़े अच्छे तरीके से बताना कि 450 आपका पूरा का पूरा आपका 100% है, और 450 का जो 10% होगा वो कितना होगा, आप बोलोगे सर 45% जो है ना वो हमारा 10% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि सर 450 का जो 10% है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए हम। यहाँ पे इसका जो 20% है वो कितना होगा, तो 45 हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे कि सर 90 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो 30% है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 30% अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। भाई 135 सेब जो है ना, ये टोटल 30% सेब है, उनका संख्या कितना हो जाता है, 135 सेब जो है वो आपका खराब है। बचा हुआ सेब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो सर बचा हुआ सेब है ना वो हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, मतलब 70% जो सेब है वो आपका क्या है यहाँ पर सही है। तो 70% हमारा कितना हो जाएगा, 450 में से 135 को घटा दोगे तो कितना हमारा यहाँ पर हो जाएगा, बोलेंगे सर 315 जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कितना भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ना उसमें आपका शॉर्ट मेथड ही अप्लाई होता है, लॉन्ग मेथड जो है वो कहीं पर भी आपका अप्लाई नहीं करा जाता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, कहेंगे सर बिल्कुल हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि 2/7 मल्टीप्लाई में 1/8 प्लस में 3/7 और भाग में कितना है, 6/14। इसका जरा मान ज्ञात करके बताएंगे कि भाई कितना होगा। देखो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कैसे आसान हो जाता है हम आपको बताते हैं। आप लोगों ने सभी ने एक रूल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि सर अगर हमारे सामने पी वाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है ना, एक बात को बड़े ध्यान से समझना कि हमारे सामने मान लो कि कल को पी वाई क्यू की फॉर्म में क्या आ जाता है, डिवीजन आ जाता है, तो उस डिवीजन को जो सॉल्व है वो कैसे करा जाएगा। ये तो डिवीजन का जो आपके सामने सिंबल लगा है ना, इसको उठा के किस में चेंज कर देंगे, तो इसको उठा के आपका चेंज करेंगे किस में, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो मल्टीप्लाई में जैसे इस डिवीजन को आपका चेंज करेंगे ना तो अंश और हर क्या हो जाएगा, अपने अपने स्थान से यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है। सभी को ये चीज़ जो है इतना पॉइंट क्लियर होगा, कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, मैं यहाँ तक जो है ना पूरे अच्छे तरीके से पॉइंट क्लियर है। चलो भाई अब जरा ये देखो इस सवाल को कितनी आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। अगर इस सवाल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पहले तो आपका यही कट हो रहा है कि 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 चौका आपका 8 हो जाएगा, 7 चौक हमारा कितना होगा, 28 होगा कि नहीं होगा, कहेंगे सर बिल्कुल हमारा 7 चौक 28 होगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहाँ तक जरा ये बात को समझना, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 14 ऊपर चला जाएगा और 6 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 14 जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा और 6 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। जब 6 आपका नीचे आ जाएगा तो एक चीज़ को यहाँ पर देखो कि 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी हमारा यहाँ पे 14 हो जाएगा, 2 एकम 2 हमारा यहाँ पे कट जाएगा। तो जो पूरा का पूरा सवाल है वो हमें क्या मिलेगा कि भाई यहाँ पर देखो 7 हो गया, 7 चौक हमारा 28, 1/28 प्लस हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। तो कितना यहाँ पे आंसर बनेगा कि सर 29/28 है ना, वो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। बोर्ड मास के सवाल आपके एग्जाम के अंदर जो है ना इतना आसान क्वेश्चन होता है ना जिसको देखते ही आप एग्जाम में लगा दोगे। और एसएससी के अगर छात्र हो, एसएससी के अच्छे तरीके से सीरियस होकर तैयारी करे हो ना, तो फिर तो ये क्वेश्चन आप देख कर ही लगा दोगे। इसमें पेन उठाना मतलब क्या हो जाएगा, पेन की ही तौहीन करे दे रहा हो। तो बात को समझो जरा अच्छे तरीके से, क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है।
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है कि 6 संख्याओं का जो औसत है ना वो कितना दे रखे हैं, 12 दे रखे हैं, और 7वीं संख्या के उसमें आ जाने पे उसका जो औसत है ना वो कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो 7वीं संख्या आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो 7वीं संख्या है ना वो बताओ आपका क्या होगा। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि 6 संख्याओं का औसत 12 दे रखा है। हमने कहा ठीक है सर, अगर 6 संख्याओं का जो औसत जो है ना, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि 6 संख्याओं का, ठीक है, 6 संख्याओं का जो एवरेज है, जो आपका औसत है, वो आपको कितना दिया गया है। तो बोलेंगे सर 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो आपको 12 दे रखा है। ठीक है, 7वीं संख्या मतलब अगर 6 संख्याओं का हम लोग योग के बारे में बात करेंगे तो इनका योग कितना होगा। तो भाई बहुत ज़्यादा आसान है कि सर योग जो है ना 12 छंग हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 छंग हमारा 72 हो जाएगा। कि सर इनका जो योग है वो कितना निकल के आ रहा है, 72 निकल के आ रहा है। भाई इतना सा तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर क्या है, 7वीं संख्या और आ जाती है, तो 7 संख्याओं का औसत जो है वो कितना होगा। ठीक है ना, एक बात को और यहाँ पे समझना कि 7 संख्याओं का जो औसत है ना वो यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो भाई सीधी सीधी बात है कि 7 संख्याओं का औसत बराबर हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो 7 संख्याओं का औसत मतलब 7 इंटू हमारा 11 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ठीक है, और 7वीं संख्या आपसे पूछी जा रही क्या होगी, तो भाई बहुत ज़्यादा आसान है, 77 में से 72 को माइनस कर देंगे और 7वीं संख्या जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, तो 7वीं संख्या जो है वो आपका 5 हो जाएगा, और सी वाला जो है वो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे जरा ये बताइए। क्लास को ना सभी लोग यहाँ पे शेयर करते रहिएगा, क्लास जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जरूरी भी हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। देखो भाई 7 7 7 ब्रैकेट में है और डिवीजन में कितना है आपका 7 है। ठीक है, 5 5 5 और ब्रैकेट में हमारे पास 5 है। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। ठीक है भाई, चलो जल्दी से बताओ। देखो सीधा सीधा जो सवाल है ना बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे एक बात को बड़े ध्यान से बताना, बॉड मास का रूल पढ़ते हो, कहेंगे सर सभी ने पढ़ा है। तो बॉड मास का जो रूल होता है भाई हम लिख भी देते हैं यहाँ पे कि बॉड मास जो है वो कुछ आपका इसी तरीके का होता है ना। डी से क्या होता है, डिवीजन होता है। तो जब डी से जब आपका डिवीजन दिया जाता है ना तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो आपको डिवीजन दे रखा है उसको पहले सॉल्व करो। अगर हम इस डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 1 निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, और 5 और 5 हमारा 10 होगा, तो मतलब हर में हमारा 10 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला जो है। ठीक है, नहीं रुक जाइएगा, अच्छा 11, हाँ 11 हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, एक बात को बड़े ध्यान से समझना, ब्रैकेट वाला जो है ना अगर आप ब्रैकेट वाले को भी सॉल्व करते हो तो ऊपर देखो कितना है, 7 7 7 मतलब 21, डिवीजन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। उस हिसाब से जो है तब भी आपका बी वाला करेक्ट बनेगा। और अगर आप ऐसे करोगे ना, हर के हिसाब से भी सॉल्व करोगे तब भी आपका बी वाला जो है वो आपका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, चलिए, यदि किसी वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देकर उसे 450 रुपये में बेचा जाता है तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था जरा ये बताओ कितना होगा। एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि उस वस्तु को आपको क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है कि भाई कितना होगा। भाई एक बात को बड़े ध्यान से समझो, एक बात को क्या बड़े ध्यान से समझना है, हमारे सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं कि इसको हम ऑप्शन की मदद से नहीं लगा सकते हैं। बड़े सही तरीके से इसको समझना, हमारे सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं कि हम उसको ऑप्शन के तरीके से नहीं लगा सकते हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन के तरीके से लगा सकते हैं। ये बताओ राजा बेटा कि अगर हम 400 रुपये की चीज़ में ना 10% का डिस्काउंट देंगे तो वो कितना 40 कम होगा। तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है सी वाला। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। अगर यही राजा बेटा हम लोग 520 रुपए का चीज में ना 10% का डिस्काउंट देंगे तो मतलब 52 कम यहाँ पे होना चाहिए। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है, बी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। 490 का चीज है, अगर इसमें से हम लोग कम करेंगे तो 49 रुपया जो है वो आपका कम करेंगे 10% पे, तो 490 भी नहीं होगा। एक्चुअल में इसका सही उत्तर पता है क्या होगा कि जब आप 500 रुपया में से 10% कम करोगे मतलब 50 रुपया जब आप घटाओगे ना तब 450 आएगा। तो इनमें से कोई नहीं जो है ना, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा कि नन ऑफ दीज जो है वो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, जरा ये बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के आधार का जो लंबाई है 8 है, कर्ण का जो लंबाई है वो आपका 10 है, तो उसका क्षेत्रफल हमको बताना है कि भाई क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो कैसे आसान है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक समकोण त्रिभुज जो है वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब हमारा कुछ इस तरीके का त्रिभुज है। ठीक है, ये जो हो जाता है वो आपका समकोण त्रिभुज हो जाता है। बात को समझना बड़े ध्यान से। इस समकोण त्रिभुज में आपसे क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज में ये बोल रहा है कि इसका जो आधार की लंबाई है ना, आधार मतलब जो इसका बेस है वो कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है।
भाई ठीक है, ये जो बेस है ना वो कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इसका जो कण है ना इसका लंबाई कितना दे रखा है, तो इसका लंबाई जो है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। बहुत ज़्यादा आसान है, पता है कैसे आसान हो जाएगा। देखो एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आपको ये वाली जो भुजा है वो आपको ज्ञात करनी है, मतलब आपको लंब ज्ञात करना है। आप लोगों ने सभी ने जो है ना ट्रिपल 8 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो कहेंगे सर बिल्कुल हम लोगों ने जो है ट्रिपल 8 जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो 8 6 10 का क्या होता है, ठीक है ना, 8 6 10 का ट्रिपल 8 होता है कि नहीं होता है, बोलेंगे सर बिल्कुल। तो ये जो है वो हमारा 6 हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है कि भाई 1/2 आधार इंटू कितना होता है, तो आधार इंटू हमारा यहाँ पे ऊंचाई होता है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो 1/2 आधार 8 है, ऊंचाई जो है वो आपका 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपका आंसर है कितना निकल के आ जाएगा, तो भाई सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात यहाँ पर है कि 24 वर्ग सेंटीमीटर जो है ना वो क्या होगा हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला जो है वो हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए, यदि किसी वस्तु को 460 रुपए में बेचने पर 60% का 60 रुपए का क्या होता है लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे बताओ कितना होगा, ठीक है। चलो भाई जल्दी से बताओ। देखो ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है ये भी हम आपको बताते हैं कि भाई कोई एक वस्तु है, उस वस्तु को जो है उन्होंने 460 में बेचने पर उसको 60 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कोई एक वस्तु उसको अगर हम 460 में बेच रहे हैं ना, हमको वहाँ पर क्या हो रहा है उसमें 60 रुपए का क्या हो जा रहा है आपका लाभ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट जो है वो आपका 60 रुपए है। तो जरा ये बताओ कि जो लाभ का परसेंटेज होगा ना वो कितना रहा होगा। बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। कैसे आसान है इस चीज़ को समझना, बड़े ध्यान से समझना। एक बात बताओ कि अगर 460 रुपए का कोई चीज 460 में उसने बेचा है, ठीक है ना, क्या करा है 460 रुपए में उसने बेचा है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाता है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 460 रुपया हो जाता है। उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कितना है, तो प्रॉफिट जो है वो आपका 60 रुपए है। हमने कहा ठीक है भाई, तो यहाँ पे सीपी जो उसका रहा होगा कितना रहा होगा, तो आप सीपी बोलोगे सर 460 में से उसने क्या कर देंगे 60 को घटा देंगे, तो जो आपका सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, यहाँ पे 400 रुपये जो है वो उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा कि नहीं रहा होगा, जरा ये बताओ। तो भाई इसमें से कितना बढ़ रहा है, 60 रुपया बढ़ रहा है ना, तो ये बताओ अगर 10% बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, तो वो आपका 440 रुपया होता। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 15% जो है वो आपका बढ़ रहा है, पूरा का पूरा बात खत्म हो जाएगा, सवाल जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर 20% बढ़ता तो कितना बढ़ता, 80 रुपया बढ़ता। अगर 20 का आधा यहाँ पे कर दोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 20% आपका बढ़ता 80 रुपया बढ़ता, अगर इसका भी आधा आप कर दोगे तो आपका 40% यहाँ पे और बढ़ता, सॉरी 40 रुपया जो है वो आपका और बढ़ता। तो यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा आपका, ये जो बी वाला आंसर है सही होगा। देखो कैसे, यहाँ पे समझना कि अगर यहाँ पे क्या होता, अगर हमारे सामने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 400 है और 10% अगर हम यहाँ पे बढ़ाते तो 40 रुपया बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ता है। अगर हम 20% बढ़ाते तो कितना बढ़ता, तो हमारे पास 80 बढ़ता कि नहीं बढ़ता, ठीक है। और यही अगर हम यहाँ पे 15 बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ेगा, यहाँ पे 20% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ेगा। तो भाई सीधी सी बात है 440 और 20 आप और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 15% जो है वो आपका यहाँ पे इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, बस उसको लगाना आना चाहिए। अगर लगाना आपको आता है ना तो इससे ज़्यादा कोई भी आसान क्वेश्चन जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या दे रखा है। 25% का 25% जो है ना कितना होगा, 25% है उसका 25% जो है वो आपका कितना हो जाएगा। भाई सीधी सीधी बात है कि 25% का 25% हमको बताना है कि यहाँ पे कितना बनेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहली बात तो ये समझो कि भाई 0.25 इंटू क्या हो जाएगा आपका 0.25 होगा, ठीक है। इससे पूछ रहा है 0.25 इंटू 0.25 कितना होगा। तो भाई सीधी सी बात है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है कि नहीं होता है, कहेंगे सर बिल्कुल 625 होता है। 4 के बाद 0 है तो मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 0 और लगा के और यहाँ पर क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 4 नंबरों के बाद आपका 0 लगेगा और ये जो है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, जरा ये बताओ। तो क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, हमसे नहीं लगेंगे, सोल्यूशन जो है वो नहीं हो पाएगा, तो यकीन मानो इनसे ज़्यादा जो आसान क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम में कहीं पर भी नहीं बनते हैं, ठीक है। देखो भाई अगला सवाल आपके सामने क्या है।
चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर से रीजनिंग जो है उसको आपका स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि वाई टी पी और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है ना वो आपका क्या होगा। क्योंकि एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन जो है ना वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। यकीन मानते हुए चलिए कि इतने आसान क्वेश्चन जो है ना वो आपने देखे भी नहीं होंगे और वास्तविक रूप से बहुत ज़्यादा आसान है। अगर वाई से हम लोग टी तक में देखते हैं तो यहाँ पे कितने का गैप हो रहा है, तो आप कहोगे सर कि वाई से अगर टी में अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो माइनस का जो है हमारा यहाँ पे 5 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है। टी से अगर हम लोग पी तक देख रहे हैं तो हमें कितना हो रहा है, यहाँ पे माइनस का जो है वो आपका 4 हो रहा है। और पी से अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क तक देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है कि पी से भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 3 करेंगे। एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझो, जब पहले माइनस का 5 हुआ फिर माइनस का 4 हुआ तो जाहिर सी बात है कि बाद में भी क्या होगा, आपका माइनस का जो है वो यहाँ पे 3 होगा कि नहीं होगा। कहेंगे सर बिल्कुल हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 होगा। और इस हिसाब से जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा कि सर एम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 4, 11, 17, 22 क्वेश्चन मार्क 29, 31, 32। तो भाई यहाँ पे बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। ये बताओगा 4 से 11 तक जा रहे हैं तो कितना जोड़ रहे हैं यहाँ पे कि सर 4 से 11 तक जा रहे हैं ना तो हम लोग यहाँ पे 7 को आपका जोड़ रहे हैं। 11 से 17 तक जा रहे हैं तो हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, तो भाई यहाँ पे जो है वो आपका 6 जुड़ रहा है, फिर आपका 5 जुड़ रहा है, तो इसके बाद आपका कितना ऐड होगा, इसके बाद जो है वो आपका 4 ऐड हो जाएगा और 26 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए BYGTLO क्वेश्चन मार्क VE, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। देखो भाई अगर इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो बी से लेके अगर जी तक में हमारा देखा जा रहा है तो क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहेंगे सर बिल्कुल प्लस का 5 हो रहा है। जी से अगर एल तक देखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, तब भी तो हमारा प्लस का 5 ही तो हो रहा है। बोलेंगे सर बिल्कुल प्लस का 5 हो रहा है। और एल से अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 5 ही तो करेंगे। तो एल से प्लस का 5 करने पे हमें कितना मिलेगा, क्यू मिलेगा। क्यू वाले तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे दे ही रखे हैं, तो इससे बेहतर पता क्या होता, आप वाई से टी में देखते हैं यहाँ पे कितना गैप है, तो माइनस का आपका 5 हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है। टी से ओ तक में भी आपका माइनस का 5 हो रहा है और ओ से अगर हम लोग यहाँ पे माइनस का 5 करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो भाई हमारा जे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यू जे जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं, तो बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा जो है क्यू जे जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताएंगे कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। चलिए बताइए। देखो भाई 1/4 और यहाँ पे कितना लिखा है, 1/8 लिखा है। इनका रेशियो आपको दे रखा है। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि 1/4 से 1/8 तक जाने में हमें क्या करना होगा, तो भाई सीधी सीधी बात है, हमें मल्टीप्लाई जो है वो हमको 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी कितने से, तो 1/2 से जो है वो आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो हमें 1/8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोलेंगे सर बिल्कुल हमें यहाँ पे यही मिलेगा। सेम अगर यही मल्टीप्लाई हम लोग किस में करते हैं, तो सेम हम लोग यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2/3 से करेंगे, तब हमको यहाँ पर कितना मिल जाएगा। तो बोलेंगे सर कि यहाँ पे देखेंगे तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पे 1/3 है वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो 1/3 है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है ना भाई, देखो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 और 2 3 हमारा 6, तो 1/3 है ये क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, चलिए SUMO को रिलेशन जो है किससे दे रखा है, PRJL से दे रखा है। टैक्सी का जो रिलेशन है वो आपसे पूछा जा रहा है किससे दिया जाएगा। अब एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना कि SUMO का रिलेशन अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना, सुमो का रिलेशन अगर देखते हैं तो S से यहाँ पे P तक जाने में क्या हो रहा है कि भाई S से अगर P तक जा रहे हैं तो माइनस का हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। ठीक है ना, U से अगर हम लोग R तक देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस का 3 कर रहे हैं। M से अगर हम लोग यहाँ पे J तक देख रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे माइनस का 3 कर रहे हैं। और O से हम लोग यहाँ पे L तक देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, माइनस का 3 कर रहे हैं। तो अगर इस पूरे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना तो -3 का जो प्रोसेस है वो आपका चल रहा है। तो भाई सीधा सीधा बात है कि अगर सर हमारे सामने जो टैक्सी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी आपके सामने क्या चलेगा, तो यहाँ पर भी जो है वो -3 का जो आपका है यहाँ पे प्रोसेस वो भी चलेगा। भाई अगर -3 का यहाँ पे देखेंगे तो -T से अगर हम लोग टी से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस का 3 कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना कि टी से अगर हम लोग यहाँ पे माइनस का 3 कर देंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, बोलेंगे सर हमारा पी हो जाएगा। ए से अगर माइनस का 3 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना होगा, सॉरी क्यू हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, तो आपका x हो जाएगा और QX से जो है वो आपका एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो पहला वाला जो ऑप्शन आंसर है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि ये जो है वो हमारा पहला वाला, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्वेश्चंस आपके हमेशा याद रखिएगा कि रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पे आप जो है पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर जो है वो आप एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि रीजनिंग एकमात्र आपका ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे जो स्कोर जो है ना आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है। आपके सामने है कि बढ़ईगिरी को जो है वो यहाँ पे रिलेशन किससे दे रखा है, कौशल से दे रखा है, और प्रतिभा का रिलेशन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है किससे होगा। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, बढ़ईगिरी जो है ना वो एक तरीके की क्या होता है कि भाई कौशल होता है। कौशल का मतलब जानते हो क्या होता है कि किसी के अंदर कोई किसी भी तरह का टैलेंट होता है, वो क्या होता है, वो एज अ कौशल जो है उसको कंसिडर करा जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सी जो योजनाएं हैं ना वो भी चलती हैं, कौशल विकास योजना चलती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो भी किसी भी व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट दिया गया है ना, उस टैलेंट को यहाँ पर क्या करना, उस टैलेंट को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जागृत करना, या फिर उसको और भी टैलेंट जो है यहाँ पे सिखाना, वो जो है इसको यहाँ पे कौशल से इंडिकेट करा जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सर ये जो प्रतिभा दे रखा है, प्रतिभा किस चीज़ की होती है, क्या गाने की प्रतिभा होती है? बिल्कुल सही बात है, गायन की क्या हो जाती है, आपकी प्रतिभा हो जाती है। तो बी वाला जो है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर बनेगा। ठीक है, चलो भाई, पेरेंट्स का रिलेशन जो है RCTGPVU से कर दिया गया है और चिल्ड्रन का रिलेशन जो है वो आपका पूछा जा रहा है। तो अब ये बताइए कि अगर हम लोग यहाँ पे पेरेंट्स का रिलेशन देखते हैं, भाई सीधी सीधी बात है, जो पेरेंट्स लिखा हुआ है ना, इसका रिलेशन जो इसमें अप्लाई हो रहा होगा वो सेम जो है वो आपका चिल्ड्रन में भी अप्लाई हो रहा होगा। अब एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना कि भाई अगर P से हम लोग यहाँ तक R तक में देखते हैं तो कितना गैप हो रहा है। भाई सीधी सीधी बात है, अगर P से हम लोग यहाँ पे R में देख रहे हैं तो प्लस का आपका 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा 2 हो रहा है प्लस का। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो A है, A से हम लोग यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं, तो A से अगर हम लोग यहाँ पे प्लस का 2 कर रहे हैं तभी तो हमें कितना मिल रहा है, तभी हमें यहाँ पर C मिल रहा है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, R से +2 करने पर हमको यहाँ पर T मिलता है, E से +2 करने पर G मिलता है और N से +2 करने पर आपका P हो जाता है, T से +2 करने पर V और यहाँ से क्या हो जाएगा, +2 करने पर आपका U। तो भाई ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। देखो एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, क्या यहाँ पर समझना है कि अगर हम n से प्लस का 2 आपका करते हैं तो हमें कितना मिलता है। ठीक है, सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे n पे आते हैं, n से अगर हम लोग यहाँ पे प्लस का 2 करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलता है, तो n से +2 करने पर हमें p मिलता है। या तो ऑप्शन ये हो सकता है, फिर आपका ऑप्शन ये हो सकता है। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे जो है EJKNF तक तो सेम आपका दे रखा है, उसके बाद एक जगह S और एक जगह जो है वो आपका T है। तो भाई देखो अगर R से प्लस का हम लोग 2 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, T मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इस हिसाब से जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, T वाला जो है वो आपका ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि सुनील का एक पुत्र है जिसका नाम सुनील का एक पुत्र रोहन तथा बहन संगीता है जो कि अजय तथा विजय की माता है। हर्निश अजय के मामा है, हर्निश रोहन से किस प्रकार संबंधित हैं, ये बताइए। बहुत ज़्यादा आसान है। देखो सुनील का यहाँ पे एक पुत्र हो जाता है, उस पुत्र का नाम क्या है, रोहन है। ठीक है ना, एक बात को समझना कि सुनील यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, सुनील का जो यहाँ पे एक पुत्र है उसका नाम क्या हो जाता है, उसका नाम हो जाता है रोहन हो जाता है। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे समझ गए कि रोहन जो है वो उसका नाम है। अब यहाँ पे रोहन की क्या है, यहाँ पर एक बहन भी है, तो जो रोहन की एक बहन है ना उसका यहाँ पर क्या नाम है, संगीता है। तो संगीता यहाँ पर किसकी लड़की होगी, तो जाहिर सी बात है कि संगीता जो यहाँ पे लड़की होगी वो सुनील की लड़की होगी कि नहीं होगी। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलो, जो कि अजय और विजय की माता है। एक बात को समझना है कि सुनील का एक पुत्र रोहन है और उसकी बहन संगीता है जो कि यहाँ पे अजय और विजय की क्या हो जाती है, माता हो जाती है। कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसके यहाँ पे 2 पुत्र हैं, एक का नाम जो है वो आपका अजय है और एक का नाम जो है वो आपका क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। हमने कहा ठीक है सर, ये भी हम लोग यहाँ तक समझ गए। फिर देखो आपसे क्या बोल रहे हैं कि हर्निश जो है अजय का मामा है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक व्यक्ति हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, हर्निश हो जाता है। ठीक है, हर्निश यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे किसका मामा हो जाता है, अजय का जो है यहाँ पे मामा हो जाता है। हमने कहा ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे समझ गए। हर्निश रोहन से जो है ना किस प्रकार संबंधित है, जरा ये बताओ। ठीक है, हर्निश यहाँ पर क्या हो रहा है, मामा हो रहा है। ठीक है, अब ये जो हर्निश है वो रोहन से किस प्रकार संबंधित है। एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो है ना सुनील की जो बहन है वो यहाँ पर कौन हो जाती है। ठीक है ना,
देखो सुनील का एक पुत्र रोहन है, उसकी बहन संगीता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, सुनील का पुत्र यहाँ पे रोहन है, उसकी जो बहन है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, संगीता हो जाती है। संगीता के 2 बच्चे हैं, अजय और विजय, ठीक है। हर्निश जो है अजय का यहाँ पे मामा हो जाता है। जब हर्निश यहाँ पे अजय का मामा होगा, संगीता के बच्चों का मामा होगा, तो जाहिर सी बात है सुनील का यहाँ पर क्या होगा, भाई होगा। और सुनील का भाई होगा तो रोहन का यहाँ पर कौन होगा, तो रोहन का यहाँ पे चाचा हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। और डी वाला जो है वो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। दालें, अरहर और मूंग की दाल, इनमें आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। अब देखो बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे आसान हो जाता है इस चीज़ को समझना कि सर अगर हम दालों के बारे में बात करते हैं तो ये जो क्या हो जाती है हमारी यहाँ पे मूंग की दाल हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है हमारी यहाँ पे मूंग की दाल हो जाती है। ये जो है वो हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे अरहर की दाल हो जाती है। और आती किसमें, सभी के सभी जो है वो आपकी दालों में आती हैं। तो पहला वाला जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि हार्दिक जो है अपने घर से यहाँ पे दक्षिण की ओर 40 मीटर जो है वो आपका चलता है। कि हार्दिक का जो घर है वो हमने यहाँ पर मान लिया, यहाँ से क्या चल रहा है, 40 मीटर जो है वो आपका हार्दिक चल रहा है। कितने मीटर चल रहा है ये आपका, 40 मीटर जो है वो आपका हार्दिक चल रहा है। फिर यहाँ पर से बाएं मुड़ता है और 10 मीटर आपका चलता है, ठीक है ना। ये जो है यहाँ से बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने के बाद आपका क्या चलता है, 10 मीटर चलता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, उत्तर की ओर मुड़कर कितना चलता है आपका, 20 मीटर चलता है। यहाँ पे जो है वो आपका कितना चला है, 20 मीटर आपका चलता है। और अपने घर से किस ओर चलता है, ठीक है ना। और फिर अपने घर से किस ओर चलता है, वह किस दिशा में है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे ना, उसके घर से अगर हम लोग देखेंगे तो हमें पता है कि ऊपर की तरफ उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण है, इधर की तरफ आपका पूर्व है, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ आपका पश्चिम है। तो इस समय अपने घर से उसकी जो दिशा है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जरा ये बताइए। तो बोलेंगे सर अपने घर से अगर उसकी दिशा के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ से देखो उसकी जो दिशा है वो क्या बनेगी कि हार्दिक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आपका जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैथ के क्वेश्चंस पे कुछ आ जाते हैं। बस 1 मिनट रुक जाइएगा। चलो भाई अब देखो कुछ आपको ना हम यहाँ पे तरीके बताते हैं। तरीके क्या बताते हैं, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी के एग्जाम में मैथ्स जो है वो आपका अच्छे लेवल का पूछा जाता है। और मैथ्स के अंदर अगर आपकी अच्छी पकड़ है ना तो एसएससी का एग्जाम आपका ऐसे ही होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम जो आपको बताने वाले हैं ना, कुछ ट्रिक बताने वाले हैं। आपको पता है कि वर्गमूल के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, वर्गमूल के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। अब कोई भी रैंडम नंबर का जो वर्गमूल है ना हम यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम वर्गमूल अपनी मर्जी से लेंगे, हम यहाँ पर जो है ना कोई सा भी वर्गमूल जो है अपनी मर्जी से मान लेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। चलो भाई देखो भाई, अगर हमारे सामने यहाँ पे वर्गमूल दे रखा है और इसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। एक वर्गमूल हम यहाँ पे कोई सा भी अपने रैंडम कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारे सामने 57 776 दे रखा है। बताना ये है कि ये जो है किसका वर्गमूल है, ठीक है। दूसरा हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, दूसरा हमको 9604 दे रखा है। ये बताना है हमें किसका वर्गमूल है। एक बात को बहुत बड़े ध्यान से समझना, कल के पेपर में भी वर्गमूल का क्वेश्चन आया और आज के पेपर में भी जो है वो आपका वर्गमूल का क्वेश्चन आया है। दोनों बातों को यहाँ पे समझो। समझना पता है क्या है राजा बेटा, समझना आपको बस इतनी सी बात है कि सर जिन भी संख्याओं के लास्ट में जो है ना हमको 6 दे रखा है, ठीक है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट में हमारा 6 आ रहा है, यहाँ पर हमारा 4 आ रहा है। तो ये किसी का भी स्क्वायर रहा होगा ना तो उसके आखिर में क्या आया होगा कि जिसका ये स्क्वायर रहा होगा 57,776, ठीक है 5776, तो उस संख्या जो है ना वो उसके लास्ट में 6 आ रहा होगा। और 9604 जिसका स्क्वायर है ना उसके लास्ट में कितना आ जा रहा होगा, तो बोलेंगे सर उसके लास्ट में जो है वो हमारा यहाँ पे 8 आ रहा होगा, ठीक है। बात को समझो, यहाँ पे कितना आ रहा होगा भाई, हमारे सामने 8 आ रहा होगा। अब हमें ये देखना है कि जो स्क्वायर है किसका स्क्वायर हो जाता है।
भाई 57-76 को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके क्लोज के स्क्वायर में सीधा सीधा पहले तो आप चले जाओ, क्वेश्चन जो है वो आपका लग जाएगा। 57-76 किसके क्लोज में आता है? तो भाई ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे 35 का भी स्क्वायर करते हैं, 40 का भी स्क्वायर करते हैं, 50 का स्क्वायर करते हैं तो कितना 2500 के लगभग आता है। 60 का स्क्वायर 3600 के लगभग आता है। 70 का स्क्वायर जो है वो आपका यहाँ पे लगभग आ जाता है आपके 4900 के आसपास। तो हो ना हो कि सर ये जो है ना 70 के स्क्वायर के क्या होगा, पास में होगा। ठीक है, एक बात को बड़े ध्यान से समझना। हमने कहा ठीक है भाई क्या हो जाएगा, 70 के स्क्वायर के पास में होगा। अब 70 के स्क्वायर में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें पता है कि सर 75 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो वो हमारा 56-25 होता है। कैसे पता है? क्योंकि 5 है लास्ट में तो हमने 25 पहले लिख दिया, और 7 है तो इसका मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, 8 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा 56-25 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में संख्या कौन सा है, 76 का स्क्वायर है। तो कन्फर्म हम आपको बता सकते हैं कि सर 76 का स्क्वायर है, क्योंकि इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। उसको जरा चेक भी कर लेंगे कि 76 का स्क्वायर कितना होता है। 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 7 छंग 42, 42 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है ना, यही तो होगा। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है। 4 3 7, 9 9 18 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो 5 7 7 6 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका 76 का आपका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब इसी तरीके से 9604 के स्क्वायर में बढ़ते हैं। 9604 जो है वो किसके क्लोज में आ रहा है, इस बात को भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो भाई हमें पता है कि 70 तक हमारा 4900 आता है, 80 का स्क्वायर करते हैं 6400 आता है, और 90 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 8100 आता है। तो यहाँ पे ये जो सर स्क्वायर है ना 90 के स्क्वायर से ज़्यादा है। ठीक है, इस बात को समझना भाई। सीधी सीधी बात आप यही बोलेंगे कि सर ये जो स्क्वायर दे रखा है ना वो हमारा 90 के स्क्वायर से ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पर कि जो 90 का स्क्वायर है उससे ये जो है हमारा ज़्यादा दे रखा है। तो 90 के स्क्वायर से जब ये आपका ज़्यादा दे रखा है तो एक बात को बड़े ध्यान से समझो कि सर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो किस तरीके से हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर है वो आपका लिख लेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा हमको कि 95 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है। हमें ये देखना है कम है कि ज़्यादा है। तो 95 का जो स्क्वायर है 90 25 होता है कि नहीं होता है? बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और 90 25 से आपका ज़्यादा है। क्या 96 का स्क्वायर हो सकता है? बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। 96 का स्क्वायर होता तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 रहता। क्या 97 का स्क्वायर हो सकता है? तो बोलेंगे नहीं, तब यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना रहना चाहिए था, 9 रहना चाहिए था। क्या 98 का स्क्वायर हो सकता है? बोलेंगे सर बिल्कुल 98 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और इसको चेक भी अगर आप करेंगे ना तो 9604 जो है वो आपका 98 का स्क्वायर बनेगा। तो इस सवाल से पता है आपको क्या समझ में आता है कि कभी भी अगर आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वर्गमूल निकालने के, एक बात को बड़े ध्यान से समझो कि वर्गमूल निकालने के कभी भी आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चंस निकल के आते हैं तो उनको इस तरह के शॉर्ट मेथड से लगाइएगा। लॉन्ग मेथड से तो अप्लाई आपको करना ही नहीं है। ठीक है, बात को समझो। लॉन्ग मेथड अगर आपने अप्लाई करा तो कुल मिला के ये समझो कि लॉस सिर्फ और सिर्फ आपका है और कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ गए होंगे। बाकी एक चीज हम आपको और बताते हुए चलते हैं कि आप लोगों में से बहुत सा बच्चा ऐसा भी होगा जो यूपी पुलिस का तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तो जितना भी बच्चा आप लोगों में से यूपी पुलिस का तैयारी कर रहा है ना, तो हमारे द्वारा जो है उनको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नोट्स भी हम आपको बताते हैं किस तरीके के जो नोट्स है वो हमारे द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। असल में इस नोट्स की जो है वो आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवाई जाती है। अब इसमें बेनिफिट पता है क्या क्या है? पीडीएफ फाइल के अंदर जितना का जितना आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो सभी के सभी अभी तक के आपको पेपर मिलेंगे। ठीक है, उन प्रीवियस ईयर के पेपर का हर एक क्वेश्चन का आपको क्या मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना, बात को समझना कि जो हर एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है उस क्वेश्चन का आपको क्या मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, काफी अच्छा सॉल्यूशन जो है उसके अंदर आपका दे रखा है। फिर चाहे वो आपका जीके जीएस हो, ठीक है, फिर चाहे वो आपका करंट अफेयर हो जाए, फिर चाहे वो आपका मैथ्स हो जाए, फिर चाहे वो आपका यहाँ पे रीजनिंग हो, ठीक है ना, सभी का यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन जो है वो आपको दे रखा है। दूसरी चीज, इस पीडीएफ को ना आप कईयों के साथ शेयर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इसका जो रेट है ना 25 रुपए है। ठीक है, आप एक पूरे के पूरे बच्चे रह रहे हो, ठीक है ना, ग्रुप में रह रहे हो, और अगर आप इस पीडीएफ को एक भी बच्चा परचेज कर लेगा ना तो आप बाकी के साथियों के साथ भी इस पीडीएफ को जो है आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो यकीन मानिए पीडीएफ जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्जाम के अंदर जब आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर का आप सोल्यूशन लगाएंगे उतना ज़्यादा बाकी के जो भी एग्जाम्स है उसमें आप जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप उतना ज़्यादा जो है क्लोज होते चले जाओगे। तो यहाँ पे बात को समझना कि अगर आप हमसे पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपके सामने मेंशन है, इस नंबर पे डायरेक्टली आप हमको मैसेज कर देंगे और हमारे द्वारा जो है यहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद हमारी तरफ से। थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट, क्लास में आने के लिए और बने रहने के लिए।